जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, एसएससी जीडी 2025 की परीक्षा को अगर आप पास करना चाहते हैं, इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक ऐसा मॉडल पेपर साथियों तैयार किया गया है जिस मॉडल पेपर को अगर आप पूरा देख लेंगे तो यह सवाल ही नहीं पैदा हो सकता कि आपका सिलेक्शन ना हो। यानी कि 100% साथियों गारंटी के साथ आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि पूरे सिलेबस को साथियों कवर अप किया गया है यहां पर आज की इस वीडियो में। तो यहां पर अगर बात करें साथियों, सबसे पहले मैं आपके लिए हिंदी के 20 क्वेश्चन लेकर आया हूं। अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए, आप अपनी तैयारी को आंकना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा साथियों इन 20 सवालों में से 13 सवाल आपको बिल्कुल सही करना है। 13 से कम आपका स्कोर नहीं होना चाहिए, यह समझ लीजिए। आपकी हिंदी अच्छी मानी जाएगी कि अगर 13 का या 13 से ऊपर आपका स्कोर होता है। तो इस स्कोर को अचीव करने के लिए साथियों लग जाइए। बहुत छोटी क्लास है, बहुत लंबी क्लास नहीं है, और सभी टॉपिक को कवर किया गया है इस एकमात्र वीडियो के माध्यम से। देखिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से सही वर्तनी कौन सी? अश्वत्थामा कैसे लिखा जाता है? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं साथियों। अश्वत्थामा कैसे लिखा जाता है? जैसे आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। हथियार डाल देना, यह मुहावरा आप बहुत बोलते होंगे। इसका मतलब क्या होता है साथियों? हार मान लेना। इसका मतलब होता है, जिनका आंसर यहां पर बी मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। दो वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है? यानी कि जब दो वर्ण आपस में साथियों वो मिलन हो जाता है, मेल हो जाता है, तो वही तो साथियों संधि होती है। ये आपको नहीं पता होगा, लेकिन आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, उत्थान में साथियों कौन सा उपसर्ग है मुझे बताइए। अगर उत्थान की बात करते हैं तो उत्थान में साथियों उत उपसर्ग है, ध्यान रखिएगा। हलंत भी नीचे आएगा, बिना हलंत के काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि अब तुम जाओ। इस वाक्य के बारे में आपको बताने की यह कैसा वाक्य? इच्छावाचक वाक्य है, विधानवाचक वाक्य है, आज्ञावाचक वाक्य है, संकेतवाचक वाक्य? देखिए, यहां पर अगर बात करें अब तुम जाओ, तो एक ऑर्डर दिया जा रहा है, यानी कि आज्ञा दी जा रही है। तो मैं कहूंगा ये कैसा वाक्य हो जाएगा? ये आपका एक आज्ञावाचक वाक्य हो जाएगा, और ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को आपको चुनना है। देखिए, मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि अगर किसी शब्द के साथ आप कैसी शब्द आ जाए तो वो आपका स्त्रीलिंग हुआ, लेकिन अगर किसी शब्द के साथ कैसा आ रहा है तो वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका साथियों पुल्लिंग हो जाएगा। देखिए, धुआं कैसा, ये पुल्लिंग हो जाएगा। संध्या कैसी है, ये आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। भत्ता कैसा है, पुल्लिंग हो जाएगा। धावा कैसा है, पुल्लिंग हो जाएगा। तो मैं कहूंगा जिनका भी आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, अगला सवाल है कि 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कल हमारा विद्यालय क्या मनाएगा? स्वर्ण जयंती, रजत जयंती, कांस्य जयंती या हीरक जयंती? देखिए, 25 वर्ष जब पूरे होते हैं ना, तो रजत जयंती मनाई जाती है। कौन सी जयंती? 25 वर्ष होने पर, पूरे होने पर रजत जयंती मनाई जाती है। लेकिन अगर 50 वर्ष किसी चीज को पूरे हो रहे हैं तो साथियों स्वर्ण जयंती मनाई जाएगी। ये दो टॉप लेवल की चीजें आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, अब आपसे देखिए एग्जाम में ऐसा भी सवाल पूछा जाएगा, 4 वाक्य आपको दे दिए जाएंगे। आपसे पूछा जाएगा कि अशुद्ध वाक्य इसमें से कौन सा है, मुझे बताइए। तो हाथी मोटा, ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हाथी मोटी है, देखिए हाथी मोटी नहीं होना चाहिए, हाथी मोटा होना चाहिए। हाँ, लेकिन यहां पर हथनी लिखा होता कि हथनी मोटी है तो बिल्कुल सही हो जाता, इसलिए अशुद्ध हो जाएगा। और अशुद्ध हो जाएगा तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा। यह भोजन 10 आदमियों के लिए है, यह भी सही है। और लड़के ने पत्र लिखा, यह वाक्य भी बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए, मुंह से निकली बात गुप्त नहीं रहती, इसका आपको बताना इस लोकोक्ति का साथियों मतलब क्या होता है, बताइए। देखिए, यहां पर अगर बात करें, थोता चना बाजेगा ना, बड़े कान होते हैं आंखें नहीं, होठों निकली कोठो चढ़ी, बिल्कुल साथियों। अगर होठों से कोई बात निकल गई तो घरों घरों यानी कि कोठो कोठो वो क्या, वो चढ़ गई। तो मैं कहूंगा मुंह से निकली बात गुप्त नहीं रहती, यानी कि होठों निकली कोठो चढ़ी, आंसर आपका सी के साथ जाएगा। निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण इसमें से कौन सा है मुझे बताइए। देखिए, निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण साथियों क्या हो जाएंगे? स्वयं हो जाएंगे। यानी कि जब हम अपनी बात करें, ठीक है ना, हम खुद की बात करें, हम अपने आप की बात करें, तो ये सारे शब्द कैसे होते हैं साथियों? निजवाचक के अंतर्गत आते हैं। मैं कहूंगा सही जवाब जिनका भी है यहां पर ऑप्शन नंबर सी के साथ बिल्कुल करेक्ट है। अलबत्ता शब्द में साथियों कौन सा उपसर्ग है मुझे बताइए। अगर मैं इसकी संधि विच्छेद करने पर आ जाऊं तो कैसे करूंगा? अल धन बत्ता करूंगा। क्या करूंगा? अल धन बत्ता करूंगा। तो अल यहां पर क्या हो जाएगा? एक उपसर्ग का काम करेगा। तो जिनका आंसर यहां पर डी है मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। देखिए साथियों, अगर आप वाकई में चाहते हैं कि एसएससी जीडी 2025 में हर हालत में आपका सिलेक्शन हो जाए, साम दाम दंड व
भेद, क्योंकि साथियों अभी फरवरी 2024 में जो पेपर हुआ था इसमें हजारों हजार के सिलेक्शन दिए हैं साथियों, तो उनका सिलेक्शन के बाद अब अगला नंबर आपका है। तो साथियों चैनल पर अगर नए हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी साथियों लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो को जब आप लाइक करोगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि हाँ भाई इतने लोगों में से इतने लोगों ने वीडियो को पसंद किया है। तो साथियों जब हमको ज्यादा ऐसा लगेगा कि भाई हाँ आप लोग पसंद कर रहे हैं तो मैं आपके लिए और जान लगा कि अगली बार वीडियो बनाऊंगा और बेहतर कंटेंट आपको दिखाऊंगा, वो सारे प्रश्न आपको बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। चलिए साथियों 12वें नंबर का सवाल देखिए, अब आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसे कौन सा ऑप्शन है जिसमें दोनों शब्द में उपसर्ग जो आया है वो दुर आया है। देखिए दुर्व्यवस्था की अगर बात करते हैं या दुर्दशा की बात करें, देखिए दुस्साहस में तो दुस आया है, दुर नहीं आया, गलत हो जाएगा, ठीक है ना, यहां ये भी गलत हो जाएगा। दुष्प्राट में भी नहीं आया, मैं कहूंगा दुर्वस्था में भी दुर है, दुर्धन अवस्था और दुर्दशा यानी कि दुर्धन दशा, तो इन दोनों शब्दों में दुर उपसर्ग के रूप में इस्तेमाल किया गया है। सही जवाब आपका जाएगा ए के साथ। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि आपको बताने साथियों विलोम बताने, कठिनाई का विलोम क्या होता है, सरलता, सरसता, नीरसता या सरल। तो मैं कहूंगा साथियों सरलता होता है, यानी कि कठिनाई का विलोम पूछे तो सरलता बता देना, सरलता का विलोम पूछे तो कठिनाई बता देना। उसके बाद देखिए कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है मुझे बताइए। अभी मैंने आपको बताया था अगर किसी शब्द के साथ कैसी आ जाए, क्या कैसी आ जाए, ठीक है ना, तो या अच्छी आ जाए तो वो कैसा शब्द होता है, वो आपका स्त्रीलिंग शब्द होता है। मित्र कैसा है, पुल्लिंग हो जाएगा। सूचना कैसी, ये आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। उपहार कैसा है, पुल्लिंग हो जाएगा। अध्याय कैसा है, पुल्लिंग हो जाएगा। तो कुल मिला के जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, मैं कहूंगा कि आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है कि मिलावट में प्रत्यय आपसे पूछा जा रहा है, क्या मिलावट में साथियों प्रत्यय आपसे पूछा जा रहा है, देखिए मुझे बताइए। देखिए आवट यहां पर प्रत्यय हो जाएगा, क्या आवट यहां पर क्या हो जाएगा साथियों, प्रत्यय हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, अच्छा सवाल है। देखिए वादी, दो शब्द यहां पर लिखे हुए, एक लिखा हुआ है वादी और एक लिखा हुआ है वादी। इन दोनों के आपको अर्थ बताना है कि वादी का मतलब क्या होता है और वादी का मतलब क्या होता है। देखिए अगर बात करें ना वादी, वादी का मतलब साथियों वक्ता होता है, वक्ता होता है, लेकिन वादी का मतलब भोजन नहीं होता है, तो ये वाला वक्ता होगा, देख लेते हैं साथियों। वादी का मतलब अजीर्ण होता है, तो मैं कहूंगा कि आपका राइट आंसर जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए, क्योंकि वादी का मतलब वक्ता होता है और वादी का मतलब अजीर्ण होता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि सर्प, मेघ, हरिण, तीन शब्द आपको यहां पर दिए गए हैं। आपको बताने कि ये तीनों शब्द ये किस शब्द के अनेक आरती हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अगर बात करते क्या सारंग के अनेक आरती है, मैं कहूंगा बिल्कुल सर्प, मेघ, हरिण ये तीनों शब्द सारंग के ही अनेकार्थी हैं। उसके बाद देखिए मुझसे उठा नहीं गया, इस वाक्य में वाच्य आपसे पूछा जा रहा है। देखिए वाच्य आपके जो होते हैं ना वो तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, तीन प्रकार के। तीनों के नाम यहां पर लिखे हुए, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य की अगर बात करें, अगर किसी वाक्य में आपको पहचानना हो कर्तृवाच्य है या नहीं है, तो उस वाक्य में साथियों ने शब्द आएगा। जैसे कि राम ने मोहन को मारा, मुकेश ने अपना खाना खाया, तो इसमें यह कर्तृवाच्य हो जाएगा। अगर हम बात करें कर्मवाच्य की क्या ट्रिक है, तो इसमें साथियों द्वारा आएगा। जैसे कि राम के द्वारा खाना खाया गया, मोहन के द्वारा, ठीक है ना, मोहन द्वारा सुरेश को पीटा गया। और अगर भाववाच्य की बात करें तो इसमें दो चीजें आएंगी, एक तो से भी आएगा और उसके अलावा साथियों नहीं आएगी। यानी कि ये वाक्य जो होते हैं ना ये नकारात्मक होते हैं, ये नेगेटिव वाक्य होते हैं। जैसे कि मुझसे खाया नहीं गया, तो इसमें नहीं आ गया और से भी आ गया। रोहन से चला नहीं गया, तो इसमें नहीं भी आ गया, से भी आ गया। तो मैं कह सकता हूं देखिए अब यहां पर से भी आ गया है और नहीं भी आ गया, तो जाहिर सी बात है इसमें कौन सा वाच्य होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी वाला भाववाच्य होगा। तो जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर डी था, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट था। अगला सवाल है कि ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता, यानी कि जो बंदा अचानक आ जाता है उसको क्या अभ्यागत कहते, नहीं गणमान्य कहते, नहीं साथी उसको अतिथि कहते हैं, यानी कि मेहमान कभी भी आ सकते हैं साथी, उनका कोई समय नहीं होता है, ना बताते हैं, ठीक है ना। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी था, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट था। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, बताइए दो शब्द आपको दिए गए हैं कि उर्मी और वीची, इनका पर्यायवाची शब्द मुझे बताइए। देखिए
हम लोग साथियों लहर को कहते हैं उर्मी भी कह सकते हैं और लहर को वीची भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी था मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट था। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, देखिए अब आपके यहां पर 20 सवाल हो चुके हैं हिंदी के 20 सवाल हो चुके हैं। कितना स्कोर आपका रहा एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। अब उसके बाद साथियों यहां पर जीके के कितने क्वेश्चन लिए गए हैं, पूरे 20 क्वेश्चन लिए गए हैं। यहां पर अगर बात करें साथियों 10 से 11 का आपका स्कोर होना चाहिए। जीएस में कितना स्कोर आपका होना चाहिए, 10 से 11 का स्कोर आपका होना ही होना चाहिए। तो इस स्कोर को अचीव करने के लिए साथियों लग जाइए और सवाल का जवाब बताइए कि खजुराहो का मंदिर ये किस राज्य में है, मुझे बताइए ये कहां पर है। ये तो मध्य प्रदेश में है। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए है मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो किन पहाड़ियों पर पाए जाते हैं साथियों, शिवालिक की पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये सभी टॉप लेवल के क्वेश्चन है साथियों, वही क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में साथियों रिपीट होते हैं। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किसमें अधिक होता है, शोभ मंडल में, मध्यम मंडल में, आयन मंडल में या समताप मंडल में। देखिए मान लीजिए ये पृथ्वी है और पृथ्वी की जो सबसे पहली परत होती है ना, इसको साथियों शोभ मंडल कहा जाता है। और इसी परत में साथियों मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं, जैसे कि आंधी वो इसी मंडल में आती है, या कह सकते हैं साथियों तूफान वो इसी मंडल में आता है, या कह सकते हैं साथियों वर्षा वो इसी मंडल में आती है। यानी कि अगर आपसे ऐसे पूछे कि मौसम परिवर्तन किस मंडल में होता है तो आप कहोगे शोभ मंडल, या ऐसे पूछे आंधी तूफान वर्षा किस मंडल में होती है तो साथियों कहोगे शोभ मंडल। तो कुल मिला के जिनका भी आंसर ए था मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट था। अगला सवाल है कि रॉकीज, एंडीज, एटलस और आल्पस और हिमालय ये किस प्रकार के पर्वत हैं। तो ये किस प्रकार के पर्वत हैं साथियों, वलित प्रकार के पर्वत हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगला सवाल देखिए, भारत में प्रचंड बेरोजगारी दिखाई देती है, कृषि क्षेत्र में दिखाई देती है, फैक्ट्री क्षेत्र में दिखाई देती है, सेवा क्षेत्र में दिखाई देती है, या इन सभी क्षेत्रों में दिखाई देती है। तो मैं कहूंगा साथियों जो प्रचंड बेरोजगारी होती है वो तो कृषि के क्षेत्र में दिखाई देती है। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। इस सवाल को देखिए साथियों और मुझे बताइए कि सही जवाब क्या होगा। देखिए यहां पर कहा गया है भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है, सिर्फ इतना सा जवाब आपसे मांगा जा रहा है। देखिए साथियों आपकी जो परीक्षा है ना एसएससी जीडी, अगर बात करें एसएससी जीडी, ठीक है ना, एसएससी जीडी, एक सेकेंड, यानी कि जनवरी महीने में आपकी साथियों जो परीक्षा है ना वो संभावित है। एसएससी जीडी 2025 की आपकी जो परीक्षा है इसके सिलेबस की जब हम बात करते हैं साथियों तो इसके सिलेबस में आपसे 4 विषय पूछे जाएंगे। कौन कौन से विषय पूछे जाएंगे, एक तो साथियों हिंदी आपकी आएगी, हिंदी आपकी आएगी साथियों कितने क्वेश्चन आएंगे, पूरे 20 क्वेश्चन आएंगे। उसके अलावा साथियों रीजनिंग आपकी आएगी, रीजनिंग की अगर बात करते हैं रीजनिंग के भी आपके 20 क्वेश्चन आएंगे आपको पता है। और मैथ की अगर बात करें साथियों तो मैथ के कितने क्वेश्चन आएंगे, मैथ के भी यहां पर पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन आएंगे। और जीएस की अगर बात करते हैं तो जीएस के कितने क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन आएंगे। यानी कि 80 क्वेश्चन का आपका पेपर आएगा। कितने, 80 क्वेश्चन का आपका पेपर आएगा। अगर आपको इसमें सिलेक्शन लेना है, मतलब आप चाहते हो कि इस बार आप चूकने ना पाओ, इस बार आपका सिलेक्शन हो, पहली दफा अगर आप फॉर्म भर रहे हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, पहली बार में साथियों क्लियर कर लो पेपर, या हो सकता हो पहले किसी एग्जाम्स में कोशिश कर चुके हो उसमें आपका सिलेक्शन ना हुआ हो, जैसे भी हो, क्योंकि समय अभी है, अभी पढ़ सकते हो। आपको पढ़ना क्या है साथियों, रणनीति आपकी क्या रहना चाहिए मैं आपको बता देता हूं। देखिए आपको बिल्कुल भी नहीं चूकना है, हिंदी में आपको 20 में से 20 क्वेश्चन सही करना है, तभी सिलेक्शन होगा। मैं नहीं कह रहा कि 18 कर दो सिलेक्शन नहीं होगा, हो सकता है, लेकिन आपको जो चीज आप बहुत आसानी से कर सकते हो उसमें फिर आप रिस्क क्यों लो। यानी कि मैं आपको हिंदी ऐसी पढ़ा दूंगा कि 20 क्वेश्चन जैसे आपके एग्जाम में आएंगे वो आप क्लासेस सही देखेंगे, 20 में से 20 आप सही करके आएंगे। रीजनिंग की अगर बात करें, रीजनिंग की भी कोई कठिन नहीं आती है साथियों, सिर्फ कैलकुलेटिव थोड़ा सा लेंथी टाइप की होती है। तो मैं आपको जो जो कॉन्सेप्ट पढ़ा दूं, जितना पढ़ा दूं उतना पढ़ लेना। रीजनिंग में 20 में से 20 स्कोर आएगा। मैथ की अगर बात करें साथियों, मैथ में भी बहुत आराम से बच्चे पूरा मार्क्स करते हैं, मैथ में सारे क्वेश्चन करके आते हैं, क्योंकि जीएस वगैरह में तो क्वेश्चन गलत हो सकते हैं लेकिन मैथ में थोड़ी ना गलत होंगे। मैथ में कोई आप याद थोड़ी ना करते हो, वो तो बस भाई सवाल देखा, अरे ये तो इस लॉजिक से, मतलब जैसे जैसे सवाल बोलता जाता है वैसे वैसे आप करते जाते हो, सही आंसर तक पहुंच जाते हो और फिर वही आंसर आप ऑप्शन में टिक कर देते हो। रीजनिंग का भी यही खेल रहता है। हिंदी में क्या, हिंदी में आपने जो पढ़ लिया एक बार वो आपको साथियों ध्यान रहता है और उसमें आप सही कर देते हो। हाँ, अगर जीएस की बात करते हैं, जीएस में साथियों मैं आपको इतना पढ़ा दूंगा कि 15 से 16
आपका स्कोर आ जाए। मेरा मानना साथियों ये है कि आपका अगर 80 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपका स्कोर जो हो वो 75 प्रश्नों का हो, यानी कि आपको सिलेक्शन के लिए, टॉप के लिए, अगर आप टॉप 1000 में आना चाहते हो तो 80 प्रश्नों में से 75 प्रश्न आपको बिल्कुल सही करना है। अरे सिलेक्शन तो 70 प्रश्न पर ही बहुत आराम से हो जाएगा, 65 पर भी बहुत आराम से हो जाएगा, लेकिन नहीं साथियों, मैं चाहता हूं कि जो काम आप कर रहे हो उस काम में आप महारती हो जाओ। और जो काम करो, देखो अगर पढ़ाई कर रहे हो तो फिर पढ़ाई उस हिसाब से करो कि पढ़ाई पानी मांग जाए, क्या पढ़ाई पानी मांगे। या अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हो, कोई बिजनेस वगैरह कर रहे हो, तो बिजनेस भी ऐसे करो कि ये समझ लीजिए तरक्की आपकी हो। ऐसा सिर्फ दिखावा नहीं करना है कि भाई मैं तो जीडी की तैयारी कर रहा हूं या मैं कोई और काम कर रहा हूं, नहीं साथियों। जिसमें अगर आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें पूरा आप एक्सपर्ट बनिए, उसमें पूरा आप निपुण बनिए। तो मैं आपको हिंदी में निपुण बना दूंगा, रीजनिंग में, मैथ में, जीएस में अगर बात करें, जीएस जितने भी पढ़ो, फिर समझ लीजिए 16-17 से ज्यादा इंसान नहीं कर पाते, तो इतना तो मैं आपको पढ़ा दूंगा। 15 से 17 आपका, 15 से 16 आपका स्कोर आ जाएगा, 16 लिखा होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए तो साथियों यहां पर इसलिए इस चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी थोड़ा सा मैं बिजी हूं एसएससी एमटीएस एग्जाम में, लेकिन जैसे ही मुझे फुर्सत मिलती है, ठीक है ना, फुर्सत नहीं कह सकते, एसएससी जीडी का एग्जाम थोड़ा सा लगा हुआ है, कुछ दिन में ये निपट जाएगा। उसके बाद साथियों मैं आपको, मतलब मैं खुद को आप में झोंक दूंगा, जीडी वाले एग्जाम में साथियों झोंक दूंगा और पूरी कंप्लीटली तौर से तैयारी आपकी कर पाऊंगा, ठीक है ना। चलिए तो इस वीडियो को साथियों आप लोग लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हो भाई, कहना पड़ता है आपसे लाइक के लिए, बिना कहे वीडियो को लाइक कर दिया करो। अगला सवाल देखिए, तो मैं ये कह रहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, ये आपको मालूम होना चाहिए। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी अर्थव्यवस्था है साथियों? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य आपसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है साथियों? लक्ष्य आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर बात करें गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, क्या यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है? मैं कहूंगा बिल्कुल। जमाखोरी एवं काला बाजारी पर रोक लगाना, क्या यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य? मैं कहूंगा हाँ। व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने से रोक लगाना, यह भी साथियों सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है। तो मैं कहूंगा कि राइट आंसर हमारा और आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया? शिक्षा का अधिकार क्या है? शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, ठीक है ना। और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए तो शिक्षा कराना ही कराना, यह मौलिक अधिकार है उनका। तो ये कौन से संविधान संशोधन के तहत किया गया था? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किया गया था कि भैया 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया था। उसके बाद देखिए, दल बदल से संबंधित प्रावधान जो है ना, वो कौन सी अनुसूची में है? 5वीं अनुसूची में है, 6ठी अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में है? तो मैं कहूंगा 10वीं अनुसूची में है। सही जवाब आपका डी के साथ जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपना पद धारण कर सकते हैं? यानी कि हाई कोर्ट की यहां पर बात की गई है। तो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं ये साथियों 62 वर्ष तक अपने पद पर बने रहते हैं। उसके बाद देखिए, संविधान में जो मौलिक कर्तव्य होते हैं ये कहां के संविधान से लिए गए हैं? जर्मनी के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, पूर्व सोवियत संघ के संविधान से, या दक्षिण अफ्रीका के संविधान से? तो मैं कहूंगा ये तो पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं, यानी कि रूस के संविधान से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य। चलिए भाई, उसके बाद देखिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये किसने लिखी? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया साथियों के लेखक कौन है? मैं कहूंगा पंडित जवाहरलाल नेहरू है। राइट आंसर आपका ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, सयाद्रात किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? मुझे बताइए। जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का, शैव धर्म का, या साथियों भगवत धर्म का? आपका सही जवाब यहां पर जैन धर्म के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन किया गया है? तो यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करते हैं 13वें की अगर बात करें तो अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन किया गया है? राइट आंसर आपका डी हो जाता है। अगला सवाल देखिए कि सल्तनत कालीन किस सुल्तान ने सबसे पहले किसानों पर सिंचाई कर तथा ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया? तो यहां पर अगर साथियों बात करते हैं तो फिरोज शाह तुगलक आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ने सबसे पहले किसानों पर सिंचाई कर और ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। अगला सवाल देखिए, मीनाक्षी मंदिर कहां पर है? तो मीनाक्षी मंदिर साथियों कहां पर है? तमिलनाडु में है, लेकिन तमिलनाडु ऑप्शन में नहीं आता है तो मदुरई ऑप्शन में आएगा, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। कठपुतली किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? बताइए। तो ये तो साथियों राजस्थान में किया जाता है
कठपुतली हो गया, सुई साथियों नृत्य हो गया, ये दोनों कहाँ, ये राजस्थान के लोक नृत्य हैं। भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? क्या जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार सर्वोच्च पुरस्कार है? नहीं। क्या अंतर्राष्ट्रीय गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है इंदिरा? नहीं। गांधी शांति पुरस्कार भी नहीं। मैं कहूंगा साथियों भारत रत्न है। क्या है? भारत रत्न ही भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। तो मैं कहूंगा आंसर हमें ऑप्शन नंबर डी वाला ही लगाना होगा। उसके बाद देखिए कि लेडी विद द लैम्प किसे उपनाम दिया गया, यानी कि किसको लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है? सरोजिनी नायडू को नहीं, कस्तूरबा गांधी को नहीं साथियों, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की अगर बात करते हैं तो लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को ही कहा जाता है। चलिए भाई, उसके बाद देखिए किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का स्तर क्या होता है? तो साथियों 7.35 से लेकर 7.45 ये स्तर रहता है किसी सामान्य व्यक्ति के रक्त के स्तर का, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। देखिए अब आप लोग देखेंगे साथियों रीजनिंग के क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन साथियों मैथ के देखेंगे। तो यहां पर दूसरे टीचर आ रहे हैं साथियों, ठीक है ना, उनसे आप पढ़ेंगे रीजनिंग पढ़ेंगे और साथियों मैथ के सवाल आप लोग देखेंगे। चलिए, और आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। ये समझ लीजिए आपकी तैयारी में आज बूस्ट लगने वाला है। तो सभी का स्वागत है टारगेट सिलेक्शन पे। मेरा नाम है अभिषेक और मैं आपके लिए रीजनिंग और मैथ्स की बहुत अच्छा क्लास लेकर आ चुका हूं, जो आपके एसएससी जीडी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा जरूरी होने वाला है। अगर इस क्लास के बारे में थोड़ा भी हम लोग यहाँ पे बात करते हुए चलते हैं तो ये मान के चलिए कि वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम जो है रिपीटेड भी हुए हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो आपके एग्जाम्स में पूछा भी गया है। तो क्वेश्चंस को देर ना करते हुए थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में भी बता देता हूं। आप जब कहोगे तब मैं आपको एसएससी जीडी का 2 बार क्वालिफाई रिजल्ट और इससे पहले जो हमारा यूनिफॉर्म का फोटो है ना, इससे पहले जो समय है वो हम यहाँ पे अपना समय जो है एसएससी जीडी में एज अ राइफल मैन असम राइफल के अंदर दे भी चुके हैं। 1.5 साल हमको हो चुका है। अगर आपको यही पुष्टिकरण भी करना है तब आप हमको यहाँ पे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। अभी_यादव _198 पर आप मुझको फॉलो करोगे तो वहाँ पे जो भी हाईलाइट है ना, जो बॉर्डर से रिलेटेड हाईलाइट है वो आप यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप किसी भी ऐसे टीचर से पढ़ रहे हैं जिसको खुद नहीं नॉलेज आपको पढ़ा रहा है। ये तो देखो ऐसा होता ही है कि किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन करवाने से पहले कि आपको उतना अच्छा प्रिपरेशन है ना उस एग्जाम का, तो वही आप उसको अच्छे तरीके से, या कोई भी एग्जाम अगर आपने क्वालिफाई करा है तभी आप उसी एग्जाम का बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन जो है करा सकते हैं। खैर, टाइम को आपके वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा का सीधा यहाँ पे क्वेश्चंस पे पढ़ेंगे। क्वेश्चंस जो है वो आपके लिए फिर से हम वही कहेंगे कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा जरूरी होने वाले हैं। क्लास हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है क्योंकि पहला क्लास है हमारा यहाँ पे। इससे पहले भी हमने जो क्लासेस हैं वो यहाँ पे लिए हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये जो क्लास है वो आपको समझ में ना आए। हो सकता है कि पहली बार में थोड़ा सा क्लास में आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाए या फिर थोड़ा सा कन्फ्यूजन जो है वो आपका बना रहे, लेकिन अगर इस क्लास को पूरा एंड तक देखोगे ना तो यकीन मानना हर एक क्वेश्चन, हर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होता हुआ जाएगा। अगर हम यहाँ पे डिफरेंट वन के बारे में बात करते हैं तो क्या ही डिफरेंट वन हो सकता है, जरा ये बताओ। अगर आप यहाँ पे 30 को देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे 3 का क्यूब कर देता हूँ, ठीक है, एक बहुत छोटा सा बात समझिएगा। अगर 3 का क्यूब करने पे अगर हम यहाँ पे 3 जोड़ देते हैं तो कितना होता है? यहाँ पे 30 होता है कि नहीं होता है? बोलेंगे सर बिल्कुल होता है। 2 का क्यूब करने पर अगर हम यहाँ पे कितना जोड़ देते हैं? 2 का क्यूब करने पर अगर हम लोग 2 जोड़ते हैं तो कितना होता है? 10 होता है कि नहीं होता है? ठीक इसी तरीके से अगर हम लोग 5 का क्यूब करते हैं तो 5 का क्यूब कितना आता है? सीधा सीधा जो है यहाँ पे 125 आता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखेंगे ये जो तीनों का तीनों नंबर दे रखा है ना, किसी भी नंबर का क्यूब नहीं है। 125 जो है वो यहाँ पे 5 का क्यूब है। इस हिसाब से जो हमारा सी वाला ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर बनेगा। इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे अगर हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं, यहाँ से ये वाला क्वेश्चन लीजिएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा रॉन्ग लिख चुका है कि ए जो है यहाँ पर क्या है? बी का पिता है, ठीक है, और सी का यहाँ पर क्या है? दादा है। एक चीज को बड़े ध्यान से समझो, इन क्वेश्चंस को साथ ही में हल करते हुए चलोगे ना तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। अगर बाद में इनको यहाँ पे समझने बैठोगे तो बिल्कुल भी जो क्वेश्चन है वो आपको समझ में नहीं आने वाला है। ए जो है यहाँ पर क्या है? बी का पिता है। अगर हम लोग ए के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि ए जो है यहाँ पर किसका पिता हो जाता है? ए जो है वो यहाँ पे बी का पिता हो जाता है। हमने कहा ठीक है सर, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए कि ए जो है यहाँ पर किसका पिता है? बी का पिता है। अब यहाँ पे सी का यहाँ पर क्या हो रहा है? दादा हो रहा है। अगर सी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर इसका क्या हो रहा है? तो इसका जो है यहाँ पर क्या बन रहा है? दादा बन रहा है। हमने कहा ठीक है सर, यहाँ तक भी समझ गए। जो डी का यहाँ पर क्या है? सी का जो है यहाँ पे दादा है और डी का यहाँ पर क्या हो जाता है? डी का जो है वो यहाँ पे भाई हो जाता है, ठीक है। सी का यहाँ पर दादा है, डी का भाई है, तो ई जो है यहाँ पर डी की माँ है। ई यहाँ पर क्या हो जाती है? ठीक है ना, ई जो है यहाँ पर क्या हो जाती है? डी की माँ हो जाती है।
ठीक है ना। ई यहाँ पर क्या हो जाती है, डी की माँ हो जाती है, और ये जो है यहाँ पर इसका क्या हो जाता है, भाई हो जाता है। ई का विवाह जो है यहाँ पर किससे हुआ है, ई का जो विवाह है वो यहाँ पर किससे हो रखा है, एफ से हो रखा है। ये दोनों जो है पत्नी और पति का इनके बीच में क्या हो जाता है, रिश्ता हो जाता है। एफ का यहाँ पर क्या बताना है, ए से जो संबंध है वो आपको बताना है यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, अगर एफ का ए से संबंध हम यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा कि एफ जो है वो यहाँ पर ए का क्या है, दामाद है। ठीक है, चलिए बी ई जे क्यू के बाद आपको बताना है कि अगला जो आपका ऑप्शन होगा वो यहाँ पर क्या होगा। अब एक चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझना कि बी के बाद में आपका क्या आ रहा है, यहाँ पे ई आ रहा है, ई के बाद आपका जे आ रहा है, जे के बाद आपका यहाँ पे क्यू आ रहा है, और क्यू के बाद आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे रखा है। ठीक है, बी यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो बी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो बोलेंगे सर बी का जो प्लेस वैल्यू है वो हमारा यहाँ पे 2 हो जाएगा। ई का जो प्लेस वैल्यू है वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ को बड़े ध्यान से समझो कि सर बी का जो प्लेस वैल्यू है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी का प्लेस वैल्यू आपका 2 हो जाएगा, ई का प्लेस वैल्यू आपका 5 हो जाएगा। इसके ठीक बाद अगर हम लोग यहाँ पे प्लेस वैल्यू के बारे में देखेंगे तो जेड का हम लोग यहाँ पे प्लेस वैल्यू पुट करेंगे। जेड का प्लेस वैल्यू को अगर हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 26 आ जाएगा। बी वाला जो है वो आपका यहाँ पे सही ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो पूरा का पूरा है गैप के बिटवीन में, पहले इनके बीच में 3 का गैप दिखेगा, फिर आपके उसी के बाद में आपको यहाँ पे 6 का गैप दिखेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि आपको यहाँ पर क्या करना है, विषम जो है उसको फाइंड आउट करना है। एस ओ एल जे के बीच में आपको बताना है। देखो एस से अगर ओ तक जाएंगे तो कितना होगा, -4 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर देखते हैं तो -4 होता है। ओ से एल तक जाने में कितना होता है, -3 होता है। एल से जे तक जाने में -2 होता है। TPMK में अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे सेम यही प्रोसीजर जो है उसको यहाँ पे चल रहा है कि -3 -2, ठीक है ना, -4 -3 -2। अब यही अगर हम लोग यहाँ पे X S Q O में देखेंगे तो यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलेगा कि सर -4 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और माइनस का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे इस डिफरेंस को देखते हैं तो 4 -2 जो है, इट मीन्स ये जो सी वाला है वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आंसर होगा। बाकियों में जो आपका फॉलो हो रहा है -4 -3 और -2 फॉलो हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए कि 9 25 और यहाँ पे 49 दे रखा है, और ये बताना है कि यहाँ पे जो डिफरेंट वन है वो आपका क्या होगा। ठीक है, अगर 9 से 25 के बीच का डिफरेंस देखोगे तो कितना डिफरेंस है, तो आप ये बोलोगे सर इसके बीच में जो है 16 अंकों का डिफरेंस है। 25 से 49 के बीच में कितने नंबर का डिफरेंस है, 24 नंबरों का डिफरेंस है। ठीक है, तो मतलब 6 का डिफरेंस आ रहा है और 24 का डिफरेंस आ रहा है। इसी के अलावा अगर हम लोग यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं तो 15 से 31 तक अगर आप यहाँ पर देखो या फिर 12 से 28 में देखोगे तो क्या यहाँ पे सेम डिफरेंस दिख रहा है, बोलेंगे सर बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पर भी नहीं दिख रहा है। लेकिन 15 से 31 का अगर हम लोग यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं तो 16 का डिफरेंस है। 31 से 55 का डिफरेंस देखते हैं तो यहाँ पे 24 का डिफरेंस है। और हमको करना क्या है कि जो यहाँ पे सेम लग रहा है इसकी तरह ना, उसी को यहाँ पे हमको चुनना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है कि किसान का किसी तरीके से रिलेशन है ना, फसल से दे रखा है, और शिक्षक का रिलेशन आपको बताना है कि यहाँ पे किससे होगा। तो ये बात सभी को पता होगा कि सर अगर हम किसान के यहाँ पे वर्क के बारे में बात करते हैं तो किसान यहाँ पर क्या करता है, जो फसल होता है उसका यहाँ पर क्या करता है, पोषण करता है। ठीक है ना, या फिर आप ये समझते हुए चलो कि किसान जो है फसल का क्या होता है, जवाबदेह होता है। तो शिक्षक जो है वो किसका जवाबदेह होगा, भाई कोई भी अगर शिक्षक है वो किस चीज़ का जवाबदेह होगा, क्या उसको ट्यूटोरियल देना पड़ेगा, क्या उसको डेमो देना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी आ सकता है कि सर हो सकता है कि जो स्कूल है ना उसका पूरा का पूरा जवाबदेह होगा, ऐसा नहीं होता है। स्कूल का जो जवाबदेह होता है ना, वहाँ का मैनेजमेंट होता है या फिर वहाँ का जो भी प्रिंसिपल है वो जवाबदेह होता है। ठीक है, क्या उसका जो शिक्षण है उस चीज का वो जवाबदेह होगा, ऐसा नहीं है। शिक्षक जो जवाबदेह होगा ना, हमेशा याद रखिएगा कि छात्र का क्या होता है, जवाबदेह होता है। और यहाँ पे बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही जो है वो आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए कि लैंप को किसी कूट भाषा में यहाँ पे क्या लिखा है, 12 11 13 16 दे रखे हैं, मोर को 13 15 18 5 दे रखे हैं। तो लेक आपसे पूछा जा रहा है क्या होगा। एक चीज को बड़े ध्यान से समझो कि अगर हम लोग एल के बारे में बात करते हैं तो एल का सीधा सीधा हमको क्या दे रखे हैं, प्लेस वैल्यू ही तो दे रखे हैं। बोलेंगे सर बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर क्या दे रखा है, एल का जो है यहाँ पे प्लेस वैल्यू दे रखा है, और एल का प्लेस वैल्यू 12 होता है, ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, और एम का प्लेस वैल्यू 13 होता है, और पी का प्लेस वैल्यू पता है 16 होता है। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि सर ये सारा का सारा क्या हमारे सामने प्लेस वैल्यू है। और मोर में अगर वही टाइम नहीं फूकते हुए अगर हम डायरेक्टली यहाँ पे जाएंगे तो हमको देखिएगा कि सर एल का जो प्लेस वैल्यू है वो हमारा 12 होता है, और ए का जो प्लेस वैल्यू है वो हमारा 1 होता है, और के के प्लेस वैल्यू के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो के का जो प्लेस वैल्यू है वो हमारा 11 हो जाता है। ठीक है, ई का प्लेस वैल्यू आपको सभी को पता होगा कि सर हमारा 5 हो जाता है। तो 12 और 3 बार यहाँ पे 1 5, मतलब हमारा ये जो सी वाला ऑप्शन है क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से आपसे अगला क्वेश्चन है कि जरा ये बताओ कि संख्या आपको दे रखी है 35 38 40 45। इस बॉक्स को भी एक बार बना देते हैं कि एक हो गया आपका 45,
एक हो गया 36, एक हो गया यहाँ पे 67, ठीक है। फिर यहाँ पे हो जाता है 80, यहाँ हो जाता है 64, यहाँ पर हो जाता है 23, यहाँ पे हो जाता है 35, यहाँ पे हो जाता है 44 और फिर आ जाता है आपका 55, फिर आपका यहाँ पर हो जाता है 90, 56 और क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर बताना है कि जो हमारा सही उत्तर क्या होगा वो आपको बताना है कि क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखो एक चीज़ को बड़े ध्यान से समझना कि 45, 36 और 67, ठीक है। हो सकता है कि ये जो है आपका क्वेश्चन वो आपका वर्टिकल तरीके से सॉल्व हो और हो सकता है कि ये जो क्वेश्चन है वो आपका हॉरिजॉन्टल तरीके से सॉल्व हो। अब एक चीज़ को बड़े ध्यान से समझो कि 45 में अगर हम 80 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा और 80 में से 35 को घटा देंगे तो हमारा 90 ही तो निकल के आएगा। 37 में 64 को जोड़ दो, 64 में से 44 घटा तो 56 आ जाएगा। तो ठीक उसी तरीके से अगर 67 में 23 को जोड़ेंगे और 55 जो है उसको अगर हम घटा देंगे तो हमारा यहाँ पर कितना निकल आएगा, 35 जो है ना वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो बी ए वाला ये जो ऑप्शन आंसर है वो हमारा क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कि प्लेटफॉर्म को यहाँ पर क्या दे रखा है, 24 दे रखा है, स्टेशन को जो है वो आपका 21 दे रखे हैं और एरोप्लेन को आपको बताना है कि यहाँ पर क्या होगा। एक चीज को बड़े ध्यान से समझो कि प्लेटफॉर्म में अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि टोटल जो हमारा यहाँ पे क्या दे रखा है, अल्फाबेट दे रखे हैं, ठीक है। चीज को बड़े ध्यान से देखना कि प्लेटफॉर्म में जो अगर टोटल अगर हम लोग यहाँ पे अल्फाबेट्स के बारे में बात करते हैं 8 है और 8 तियां अगर हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 8 तियां अगर हम लोग यहाँ पे 24 कर देंगे, ठीक है, तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे एरोप्लेन में देखते हैं तो टोटल अगर हम यहाँ पे अल्फाबेट्स देखेंगे तो कितने हैं हमारे, 9 हैं और 9 का भी हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इससे पहले भी क्या हुआ है आपका 3 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, तो बोलेंगे सर 27 जो है वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा कि नहीं होगा, जरा ये बताइए, ठीक है। अगला सवाल है कि इसमें से आपको क्या चुनना है, विषम जो है वो आपको चुनना है। तरबूज हो गया, आड़ू हो गया, टमाटर हो गया, अनार हो गया, इसमें से बताइए कि जो हमारा डिफरेंट बने वो हमारा कौन सा वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा। अब एक चीज को सभी अच्छे तरीके से समझना कि अगर हम यहाँ पे अनार के बारे में बात करते हैं या फिर अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं आड़ू के बारे में बात करते हैं, तरबूज के बारे में बात करते हैं, तो भाई ये तीनों के तीनों जो हमको दे रखे हैं ना, ये अगर हम तीनों के बारे में बात करेंगे, तीनों के तीनों हमारे क्या है यहाँ पे फल हैं। लेकिन ये जो टमाटर है ना ये हमारा सब्जी में गिना जाता है, फल में नहीं गिना जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि एजुकेशन को किसी कोड लैंग्वेज में ACDEIONTU लिख दिया गया है और सेवरल आपसे पूछा जा रहा है कि उसी कोड लैंग्वेज में जो है सेवरल को क्या लिखा जाएगा, जरा ये बताइए, ठीक है। अब एक चीज को बड़े ध्यान से समझो कि अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं तो ये पूरा का पूरा जो क्रम है वो आपको किस तरीके से दे रखा है। अगर इस पूरे क्रम में हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो सभी का सभी जो अक्षर है ना वो कुल मिला के आपको यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया है, उठा के इन्होंने आरोही क्रम में लिख दिया है, ठीक है। इस चीज को बड़े ध्यान से समझना कि अगर अक्षरों को यहाँ पे आप ध्यान दोगे ना तो सभी का सभी जो अक्षर है वो आपको यहाँ पे आरोही क्रम में दिखेगा। तो उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे सेवरल का आरोही क्रम देखेंगे तो हमारे सामने क्या हो जाएगा, तो आप ये बोलोगे सर ए वाला जो ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आंसर बनेगा। रीना और मीना की वर्तमान आयु का अनुपात जो है वो यहाँ पे 3:4 दे रखा है, ठीक है भाई। अगर हम यहाँ पे रीना और मीना की वर्तमान आयु के बारे में बात करते हैं, देखो हमेशा एक चीज को याद रखना कि अनुपात जो आपका होता है ना, तो रेशियो होता है ना, वो कभी भी सटीक वैल्यू नहीं होता है। यहाँ पे अगर रेशियो के बारे में एक चीज हमेशा याद रखोगे कि इसके साथ में 3x और इसको 4x क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये लगभग क्या होता है कि एक मान माना जाता है कि इतना हिस्सा हो सकता है या फिर इतना हिस्सा हो सकता है। किसी भी चीज का कोई भी हिस्सा अगर हम निकाल के बात करते हैं तो उसको हमेशा जो है वो किस में कंसीडर करा जाता है, हमेशा जो है वो आपका रेशियो में ही कंसीडर करा जाता है। रीना और मीना यहाँ पे क्या हो जाते हैं, दो लोग हो जाते हैं। रीना का जो यहाँ पे आयु है वो कितना दे रखा है, 3x दे रखा है, ठीक है। बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक है। और रेशियो में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो क्या दे रखा है, 4x दे रखा है। अब आपसे यहाँ पे बोल क्या रहा है कि यदि रीना की आयु जो है ना 21 वर्ष है, अगर रीना की आयु के बारे में हम लोग बात करते हैं कि रीना की जो आयु है 3x बराबर कितना है, 21 है यहाँ पे, तो यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा, 7 ही तो निकल के आ जाएगा। बोलेंगे सर बिल्कुल सही बात है। तो जो मीना का आयु है वो कितना होगा, तो ये उठा के यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। एक का एज हमको पता है कितना है, 21 वर्ष है, और यहीं पे दूसरे को उम्र निकालेंगे तो x बराबर हमें पता है कितना 7 है, तो 4 इंटू कितना हो जाएगा 7 और इक्वल टू हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, ठीक है। और यही हमारा यहाँ पर क्या होगा, कुल मिला के सही जो है वो आपका ऑप्शन आंसर बन जाएगा कि सर सी वाला जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आंसर बनेगा, ठीक है। अगला देखो हमारे सामने ऑप्शन क्या दे रखा है कि इसको सार्थक क्रम में लगाना है। दवाई हो गया, बीमारी हो गया, रिकवरी हो गया, डॉक्टर हो गया। अब एक चीज को बड़े अच्छे तरीके से बताना भाई, क्या मुंह उठाते ही कहीं डॉक्टर के पास चले जाओगे, कभी भी नहीं जाओगे। सबसे पहले व्यक्ति क्या पड़ता है, बीमार पड़ता है कि नहीं पड़ता है। बोलेंगे सर बिल्कुल बीमार पड़ता है। बीमार पड़ने के बाद वो सोचता है कि भाई मुझको दवा लेने के लिए जाना है ना,
तो कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है। अरे भाई दवा लेने तो तभी जाओगे ना कि दवा से पहले तो दवा आपको वही देगा, डॉक्टर ही देगा, तो उससे पहले कहाँ पे जाओगे। तो ये हमेशा याद रखो कि दवा लेने के लिए डॉक्टर के पास जाएंगे तो बीमारी तो पहले लग गई है, फिर आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर आपको देखेगा, देखने के बाद में आपके लिए दवा लिखेगा, दवा लिखने के बाद में ही आप क्या होगे, रिकवर होगे। तो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे इस चीज को समझना कि सर सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो हमारा प्लेस 1 पे आ जाएगा। सेकंड के बाद अगर अगले ऑप्शन के बारे में बात करते हैं तो आप यहाँ पर क्या जाओगे, डॉक्टर के पास जाओगे कि नहीं जाओगे, कहेंगे सर बिल्कुल जाएंगे। और इस हिसाब से जो हमारा डी वाला ऑप्शन है ना, ये हमारा यहाँ पर क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आपको क्या करना है कि निम्नलिखित में से जो है आपको भिन्न को यहाँ पे चुनना है, मतलब डिफरेंट वन को यहाँ पे आपको चुनना है। ठीक है, अब ये बताओ कि 4 8 7 9 6 4 6 5 7 और 8 9 2 में क्या हो सकता है। कुछ बच्चा जो है ना यहाँ पे सीधा सीधा दिमाग ये लगाएगा कि सर यहाँ पे सम विषम देख लेते हैं, या फिर जो लास्ट वाला ऑड और इवन वाला यहाँ पे देखते हैं, सम विषम को ही देखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। 4 और 8 7 को जोड़ोगे, अगर हम इनके अंकों को अलग अलग करके जोड़ते हैं तो यहाँ पे कितना निकल के आ रहा है, तो बोलेंगे सर हमारा 4 + 8 + 7 जो है कितना होता है, 19 होता है। ठीक है, होता है कि नहीं होता है। चलिए 9 + 6 + 4 हमारा कितना हो जाता है, तो आप ये बोलोगे सर 9 + 6 + 4 जो है ये भी हमारा कितना बनता है, 19 ही तो बनता है। कहेंगे सर बिल्कुल हमारा यहाँ पर क्या होता है, 19 होता है। चलो भाई 6 5 और 7 को अगर हम लोग यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 + 5 + 7 जो है वो हमारा यहाँ पर कितना होगा, 18 होगा कि नहीं होगा। तो ये हमारा किसके इक्वल्स टू नहीं है, तो ये हमारा 19 के इक्वल्स टू नहीं है। इस वजह से हमारा ये जो सी वाला ऑप्शन है क्या बनेगा, सी वाला जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर से जो कुछ क्वेश्चन है ना, इन क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। अब अगर यहाँ पर से क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं तो आप यहाँ पर से समझ पाओगे कि ये जो हमारा क्वेश्चंस है ना, इन क्वेश्चंस में अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो अगर हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे हैं तो मेनली जो है वो आपका मैथ का जो है पोर्शन वो आपका स्टार्ट हो चुका है। और मैथ के पोर्शन में अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं तो पहला क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छे तरीके से दिया गया है कि एक व्यापारी जो है 24,500 रुपये में, ठीक है, इस चीज़ को समझना कि 24,500 रुपये में एक सोफा सेट के अंकित मूल्य पर 5% के क्या करता है, 2 डिस्काउंट लेता है। तो सोफा सेट का जो विक्रय मूल्य है वो आपको बताना है क्या होगा। देखो भाई सीधा सीधा मतलब यहाँ पर समझो कि एक सोफा सेट का जो मूल्य है ना 24,500 रुपया है। अगर उस पर हम 2% यहाँ पर 2 डिस्काउंट लगाते हैं 5% के, हमेशा एक चीज को बड़े ध्यान से समझना कि जो भी आपका डिस्काउंट है ना वो हमेशा क्या हो जाएगा, 100 में से माइनस हो जाएगा। और डिस्काउंट जो है परसेंटेज में है तो उसको हम किस तरीके से लिखेंगे, तो भाई सीधी सीधी बात है सर 95 बटा क्या हो जाएगा 100, मल्टीप्लाई में हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे 95 बटा आपका 100 लिख देंगे। ठीक है, बिल्कुल ही बेसिक से समझते हुए चलो भाई ये 2 डिस्काउंट हो गए कि नहीं हो गए। अगर यहाँ पर ये होता है कि उसको 5% का लाभ हो रहा है तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देते, 100 में यहाँ पे जोड़ देते। ठीक है, 5 को जोड़ देते हैं, परसेंट आ रहा है इसीलिए यहाँ पर किसका यूज हो रहा है, 100 का यूज हो रहा है। ठीक है, 2 बातों को बड़े अच्छे तरीके से समझना। अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमारे सामने क्या दे रखा है 24,500 मल्टीप्लाई में यहाँ पर क्या है 95 बटा 100 और मल्टीप्लाई में हमको क्या दे रखा है 95 बटा हमको 100 दे रखे हैं और पूछ रहे हैं कि जो हमारा सही उत्तर है वो हमारा क्या होगा। अब एक चीज को बड़े ध्यान से समझो, क्या 2 0 से 2 0 हमारा यहाँ पे कटेगा, बोलेंगे सर बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा 2 0 से 2 0 जो है बहुत अच्छे तरीके से कट जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के अलावा अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, देखो कौन सा नंबर जो है किससे यहाँ पे कट रहा है। ठीक है, नंबर्स का जो गेम है ना ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हमेशा याद रखो अगर एसएससी के किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें मैथ भी निकल के आता है तो मैथ के अंदर जो नंबर का गेम है ना, जो कैलकुलेशन का गेम है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। अगर हम यहाँ पे 100 को देखते हैं कि 95 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो बोलेंगे सर बिल्कुल कट सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे 100 को देखते हैं किससे 245 से कट करने पे देखते हैं तब भी आपका कट सकता है, नहीं तो यहाँ पे कट करके देखते हैं 2 से अगर देखेंगे तो हमारा 50 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलेंगे सर बिल्कुल हो जाएगा। या फिर 50 से हम लोग देखेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या होगा 20 होगा। ठीक है भाई, चलो भाई यहाँ पे काट देते हैं 20 हो जाता है। 245 को अगर हम लोग यहाँ पे काटेंगे किससे काटेंगे 5 से काटेंगे तो हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलिए 95 को अगर हम लोग 5 से काटेंगे तो हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा और यहाँ पे 4 बार में आपका कट जाएगा। कटेगा कि नहीं कटेगा, बोलेंगे सर बिल्कुल कटेगा। अब एक चीज को बड़े ध्यान से समझना है कि यहाँ पे क्या हो चुका है 49 जमा कितना हो चुका है 95 और यहाँ पे कितना हो चुका है मल्टीप्लाई में 19 हो चुका है। देखो पॉइंट में तो आंसर आपका आएगा ही आएगा, क्या ये वाला आंसर होगा, बोलेंगे सर बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि ये पॉइंट में हमारा निकल के नहीं आ रहा है। ठीक है, तो पहला वाला जो आंसर है ना वो किसी भी तरह से आपका यहाँ पे सही उत्तर नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आंसर जो है वो हमारा पॉइंट में निकल के आएगा। क्या इतना कम अमाउंट यहाँ पे आ सकता है, बोलेंगे सर नहीं आ सकता है। तो ये दोनों जो है वो आपके कुल मिला के यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आंसर नहीं होने वाला है। ठीक है, एक चीज को बड़े ध्यान से समझो कि ये दोनों जो है वो ना हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आंसर नहीं होगा।
981 का एक यूनिट डिजिट लेंगे और 5 से अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो हमको यहाँ से एक चीज़ का आइडिया लग गया है कि अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो पॉइंट में जो है वो हमारा 5 निकल के आएगा। ठीक है, ये अब सीधा सीधा इसको हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 95 जमा कितना दे रखा है 19 और यहाँ पे कितना दे रखा है 49 दे रखा है। अब एक चीज़ जरा अच्छे तरीके से बताओ कि 95 को अगर हम लोग यहाँ पे किससे गुणा करते हैं, 95 को अगर 20 से गुणा करते हैं, 95 को अगर हम लोग यहाँ पे 2 से गुणा करते हैं तो कितना होता है, सॉरी 95 को अगर हम लोग यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे तो हमारा 190 होता है कि नहीं, यहाँ पे 19 दे रखा है। ठीक है, तो हमने एज्यूम कर लिया कि 95 जमा यहाँ पर कितना है 19 प्लस आपका 1 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा कि सर 2 से गुणा करने पे हमारा जो है 190 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 20 से करा था इसलिए 1 0 आपका बढ़ जाएगा और यहाँ पे 95 को माइनस आप लोग कर देंगे तो 1900 मतलब 95 का जो गुणा है अगर हम यहाँ पे 19 से करते हैं तो 1805 हो जाएगा। 1805 का अगर मल्टीप्लाई हम लोग किससे करेंगे 49 से कर देंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे बटे में कितना दे रखा है आपको 40 दे रखा है। इस हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे क्लियर करते हैं तो हमें यहाँ पे कितना पता चल जाएगा कि सर जो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी दे रखा है ना 22,111.25 जो है हमारा यहाँ पे सही